अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। वेलकम टू यू पीपल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कोई भी बात करने से पहले मैं कहूँगा कि जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज के अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा आर्टिकल है बहुत सिंपल है। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइनिक सॉलिड्स पढ़ा था, उसके बाद सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा था। आज हम उससे आगे लेटेस्ट एनर्जी का टॉपिक है, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट उसकी आप डेफिनेशन कर लें और एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की दी गई है वो आप कर लें। गाइस, हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है दैट इज़ कोवलेंट सॉलिड्स। लुक, कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड्स जो होते हैं व्यूवर्स, कोवलेंट सॉलिड्स की डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है। ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कोवलेंट सब्सटेंसेस कहते हैं और अगर वो सॉलिड स्टेट में हों हम उनको कोवलेंट सॉलिड्स कहते हैं। और ये बुक में जैसा लिखा आपने एज इट इज़ करना है। इसमें एक बात है कि कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं इनमें बेसिकली न्यूट्रल एटम्स जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनाते हैं। तो एटम्स के मिलने से बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें आयंस नहीं बनते, तो इसलिए हम इसको एटॉमिक सॉलिड्स का नाम भी देते हैं। तो जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक सॉलिड्स। तो ये जो बुक में इसके नीचे को 2-3 लाइंस लिखी हुई हैं, ये एज़ इट इज़ आपने सारी की सारी लिखनी है। तो गाइज़, अब इसकी बात करते हैं टाइप्स की। कोवलेंट सॉलिड्स की 2 टाइप्स हैं। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन इज डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड्स। क्वाइट सिंपल इट इज़। आपने कोवैलेंट सॉलिड्स की 2 टाइप्स बतानी हैं। इनमें 2 टाइप्स बड़ी सिंपल हैं। जो पहली कैटेगरी लिखी गई है आपकी बुक में वो है कि जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स होते हैं इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर, वो जो होते हैं आपस में कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। मतलब उनके दरमियान में स्पेसिंग बिल्कुल नहीं होती, टाइटली बाउंड एटम्स होते हैं। और ऐसे में जो है ना हम कहते हैं जिनकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम जॉइंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, हम इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स इनके अंदर आपस में जुड़े होते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ डायमंड। तो अगर आप ये बुक से करें तो बुक से मैं पढ़ देता हूँ। देखें, पहली टाइप आप एज इट इज़ लिखेंगे, व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड्स जॉइन टू फॉर्म जॉइंट मॉलिक्यूल्स लाइक डायमंड, सिलिकॉन। और इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उनमें है सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। आप ये इसकी सारी एग्जांपल्स याद करेंगे क्योंकि इसमें से मल्टीपल चॉइस भी बन जाता होता है। वो कहता है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट शो जॉइंट स्ट्रक्चर, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो जॉइंट स्ट्रक्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, 3 आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, 1 आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। या फिर आपको पेयरिंग की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सेट है कंपाउंड्स का, सब्सटेंसेस का, जो कि जॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स में नहीं आता, या जो कि जॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स में आता है, या मैक्रो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आता है। तो ये MCQ भी बन सकता है, आपने इसको अच्छी तरह करना है। जो सेकंड कैटेगरी होती है उसमें लेयर्ड पैटर्न होता है। मैंने अभी 2 बातें बताई। एक मैंने कहा जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहली जो कैटेगरी है, द फर्स्ट वन, दे मे बी जॉइंट मॉलिक्यूल्स, दे मे बी जॉइंट मॉलिक्यूल्स। और इसमें डायमंड की एग्जांपल है, सिलिकॉन कार्बाइड की एग्जांपल है। और जो सेकंड कैटेगरी है जो मैंने अभी पढ़ी, दैट हैज़ लेयर्ड पैटर्न। लेयर्ड पैटर्न, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो ग्रेफाइट की है, जो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं एनाइसोट्रॉपिक वाले टॉपिक में। तो अब देखें, जो ग्राफाइट है उसमें एटम्स लेयर्स की सूरत में अरेंज्ड होते हैं। लेयर्स के दरमियान में स्पेसिंग होती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उन स्पेसिंग में से गुजर जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको कहते हैं कि द सब्सटेंसेस हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें एक तो मैंने ग्रेफाइट की एग्जांपल बताई, बाकी मैं आपको बुक से बता देता हूँ। तो बुक से आप देखेंगे तो when atoms join to form the covalent bonds and separate layers are produced like that of graphite, cadmium iodide and boron nitride। तो ये भी सिंपल सी बात है, इसको भी आपको कम्प्लीटली याद करनी पड़ेंगी सारी एग्जांपल्स, बिकॉज इसमें से मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है। और मल्टीपल चॉइस जो है वो ज़ाहिर बात है किसी भी तरीके से बन सकता है, जो मैंने आपको भी बताए थे। अच्छा, इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं।
लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसकी एक तो पूछेगा कोवलेंट सॉलिड्स होते क्या हैं, उनकी टाइप्स लिखें और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप अपनी बुक सामने रख लें, मैं आपको बुक से बताऊंगा और साथ में मैंने आपको इनकी हेडिंग्स भी बनवा देनी है कि आप क्या क्या हेडिंग दे सकते हैं किस पैराग्राफ के ऊपर। तो व्यूवर्स अब आप देखें तो लेट मी हैव दिस, मैं बुक अपने पास करता हूँ। अच्छा देखें, सबसे पहला जो है मैं बुक से ही बताता हूँ। द बॉन्डिंग इन कोवलेंट क्रिस्टल एक्सटेंड इन 3 डायमेंशंस। ये 3 डायमेंशंस में एक्सटेंड करते हैं। कैसे एक्सटेंड करते हैं ये भी मैं डायमंड के स्ट्रक्चर के साथ आपको बताऊंगा इस अगले लेक्चर में। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस में ये ग्रो करते हैं। दे कैन कंटेन अ नेटवर्क ऑफ एटम्स। एटम्स एक नेटवर्क की सूरत में ख़ास तरतीब से जुड़े होते हैं। द वैलेंसीज ऑफ एटम्स आर डायरेक्टेड इन डेफिनेट डायरेक्शंस। इनकी वैलेंसीज डेफिनेट डायरेक्शंस में होती हैं। तो डेफिनेट डायरेक्शंस मतलब ये फिर जो है उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपनी ज्योमेट्री भी ये चेंज कर लेते हैं, आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में। सो द पैकिंग ऑफ एटम्स इन दीज क्रिस्टल्स इज लूजर दैन दोज ऑफ आयनिक एंड मेटेलिक क्रिस्टल्स, दस कोवलेंट क्रिस्टल्स हैव ओपन स्ट्रक्चर। तो इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर व्यूवर्स जो हेडिंग आएगी दैट विल बी ओपन स्ट्रक्चर। पहला जो पॉइंट है ये हेडिंग आएगी ओपन स्ट्रक्चर। अब ओपन स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता कि ये इतने खुले होते हैं कि इनमें आप क्रिकेट खेल लें, ऐसा नहीं होता। ओपन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये होते कंपैक्टली अरेंज्ड हैं, लेकिन इनमें जो क्लोज पैकिंग होती है वो आयोनिक सॉलिड्स की निस्बत थोड़ी थोड़ी लूज़र होती है, जिसकी वजह से हम इनको ओपन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और अब उसके बाद जो है इससे हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। ये पहला पैराग्राफ के ऊपर आप ओपन स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वन जो सेकंड वन है, द क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैम। क्रिस्टल्स हार्ड होती हैं और इनको ब्रेक करने के लिए, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड देयर वोलेटिलिटी इज़ लो। तो आप इसको 2 प्रॉपर्टीज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड वोलेटिलिटी। एक हेडिंग इसके ऊपर आप देंगे, मतलब सेकंड हेडिंग कर दें आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं लेकिन आयनिक सॉलिड्स के निस्बत कम होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये आप लिखेंगे, और एंड पे जो वोलेटिलिटी वाला पार्ट है उसके ऊपर आप हेडिंग दे दें वोलेटिलिटी की। अब वोलेटिलिटी होती क्या है, ये वर्ड वोलेटाइल होने से निकला है। वीवर्स जो रूम टेम्परेचर पे मटेरियल्स एवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मैंने एक दफ़ा पढ़ाते हुए ये बोल दिया कि जी वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो मटेरियल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे उड़ जाते हैं। अब मुझे कहना चाहिए था कि एवेपोरेट हो जाते हैं, मेरे मुंह से निकल गया जी उड़ जाते हैं। अब एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पता क्या किया, मुझे कहता है कि सर अगर हम पर लगा के हम उड़ जाएँ तो हम भी वोलेटाइल होंगे, या जो परिंदे होते हैं वो भी वोलेटाइल होते हैं। तो उड़ जाने का मतलब ये नहीं होता, उड़ जाने का मतलब होता है कि एवेपोरेट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने भी जो है ना ये उड़ने वाले जानदार जो हैं, जो उड़ने वाले जो परिंदे हैं, उनको आपने वोलेटाइल नहीं समझ लेना, प्लेन्स को वोलेटाइल नहीं समझ लेना। वोलेटाइल का मतलब है रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट होने वाले। तो ये स्टेबल सॉलिड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली एवेपोरेट नहीं होते। अच्छा गाइज, हम तीसरी बात की तरफ चलते हैं, रादर चौथी बात की तरफ चलते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो गाइस इस पैराग्राफ के ऊपर, फोर्थ पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हेडिंग आएगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेफिनेटली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, तो इनके अंदर जो होता है ना ये इलेक्ट्रिसिटी के या तो बैड कंडक्टर्स होते हैं या तो ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो वो तो बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं होते, बिकॉज उनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और एज ए रिजल्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना कोई फ्री ऑर्बिटल बचता है, ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचता है, सारे के सारे यूटिलाइज हो जाते हैं। तो वहाँ पर नो कंडक्टिविटी। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कंडक्टिविटी शो करते हैं लेकिन लिमिटेड कंडक्टिविटी, लाइक आप ग्रेफाइट की बात कर लें। ग्रेफाइट जो होता है उसका लेयर्ड पैटर्न होता है, और लेयर्ड पैटर्न होने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी वन डायमेंशनल होती है। पैरेलल टू द लेयर्स वो कंडक्टर है, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स वो कंडक्टर नहीं है। तो गाइस दिस इज़ हाउ आप ये सारी बातें जो हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली हेडिंग में लिखेंगे। वैसे मैं बुक से भी पढ़ देता हूँ कि जी हाउ एवर ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल बिटवीन द लेयर्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। ये डीलोकलाइज्ड का जो वर्ड है,
डीलोकलाइज ये एक स्पेसिफिक टर्म है, जब इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो हम कहते हैं वो लोकलाइज्ड हैं। पहले से दूसरा, दूसरे से पहला, फिर दूसरा, फिर पहला, वो रेजोनेट करते हैं दो न्यूक्लियस के दरमियान में या दो ऑर्बिटल्स के दरमियान में, हम कहते हैं जी लोकलाइज्ड है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस से ज़्यादा पे स्प्रेड करेगा तो वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। जैसा कि एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे, फिर पहले पे, आगे इस तरह घूम रहा है तो वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है। गाइस बिल्कुल ऐसे जैसे आप घर से कॉलेज आते हैं, कॉलेज से घर चले जाते हैं, आपकी डेली की ये रूटीन है तो आप लोकलाइज्ड हैं, आप किसी तीसरी प्लेस पे नहीं जा रहे तो आप लोकलाइज्ड हैं। लेकिन जब आप घर से कॉलेज आते हैं, कॉलेज से फिर घर जाते हैं, फिर एकेडमी जाते हैं, फिर एकेडमी से घर जाते हैं, फिर क्रिकेट खेलने जाते हैं, फिर दोस्तों के साथ फिरते हैं, तो आप डीलोकलाइज्ड मतलब आवारा हो जाते हैं। तो आवारा नहीं होना या पढ़ना है आप लोगों ने, तो ये डीलोकलाइज्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है। तो या ऐसा है कि हम लोग, लेट्स सपोज मैं कसूर में रहता हूँ तो मैं परमानेंटली कसूर का रहायशी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी लाहौर जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, तो मैं लोकलाइज्ड हूँ। लेकिन एक पर्सन लाहौर कसूर में रहता है, फिर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, वो साल बाद चला जाता है लाहौर में, फिर ट्रांसफ़र हो जाती है साल बाद गुजरांवाला में चला जाता है, फिर ट्रांसफ़र हो जाती है साल बाद पत्तोकी में चला जाता है, तो दैट मीन्स ही इज़ डीलोकलाइज्ड। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। तो कहता है द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड एंड कंडक्टिविटी बिकम्स पॉसिबल, ग्रेफाइट इज़ नॉट ए कंडक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर टू द लेयर्स। अच्छा, उसके बाद है मोस्ट कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड दे आर रेडिली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके ऊपर हेडिंग आएगी सॉल्युबिलिटी की। तो कहता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। एंड गाइस यू नो कुछ मॉलिक्यूल्स इतने ढीठ होते हैं, जैसे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स बड़े ज़्यादा ढीठ होते हैं ना, वैसे फर्स्ट ईयर के नहीं मैं कह रहा, सेकंड ईयर के कह रहा हूँ। अच्छा, तो मजाक था भाई, सीरियस नहीं लेना। अच्छा, अब देखें ये जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लाइक डायमंड, लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, जो मैं अभी एग्जांपल पढ़ी मैक्रोमोलिक्यूल्स की, ये किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कभी भी डेवलप नहीं करते। तो ये एक इसमें एक्सेप्शन है। तो इसके ऊपर आप अगर हेडिंग देंगे तो आप इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी की हेडिंग देंगे। 5th पैराग्राफ सॉल्युबिलिटी लें जी, आपने यहाँ सॉल्युबिलिटी की हेडिंग दे दी। अच्छा गाइस, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, मैं इसको वैसे कंप्लीट पढ़ देता हूँ पैराग्राफ को कि जी like benzene and carbon tetrachloride, the covalent crystals having giant molecules like diamond and silicon carbide are insoluble in all the solvents. Because of their big size, they do not interact with the solvent molecules. The chemical reactions, यहाँ तक तो solubility में आएगा, इससे आगे the chemical reactions of such crystalline solids are very slow. ये बहुत slow होते हैं, इनके reactions जो होते हैं। तो यहाँ पर नंबर 6 पे हम लिखेंगे chemical reactivity, chemical रिएक्टिविटी। तो व्यूअर्स दिस इज़ हाउ आपको ये आइडिया मिल गया कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह से करना है। और जो है इससे आगे जो है आगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है वो हम इससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। आप लोग जो है जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। जो पहले देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब या बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो यार आप लोग भी कर दो। आप लोग क्यों कितने कंजूस क्यों हो, आप तो आप कर दें, आप सब्सक्राइब कर दिया करें और फ्रेंड्स में इसका लिंक भी शेयर करें। बाकी ये है कि अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।